शहर से दूर एक राजगढ़ नाम का गांव था। बड़ा ही मनमोहक गांव था। उसी गांव में मीरा नाम की एक लड़की रहा करती थी। जन्म से ही मीरा के साथ अनेक दुर्घटना होने लगी। जब वो छोटी थी तब एक दुर्घटना में उसके माँ बाप की मृत्यु हो गई। फिर मीरा ने जैसे तैसे घर बैठकर ही पढ़ाई पूरी करने का सोचा और फिर नौकरी की तलाश में जाती। लेकिन वो जहां भी जाती उसके हाथ हमेशा नाकामी ही लग रही थी। एक दिन की बात है जब रात के समय में मीरा अपनी दादी के साथ अपने कमरे में बैठी हुई थी। अरे बेटी, क्या हुआ? क्यों इतनी दुखी हो रही है? दादी, पता नहीं भगवान ने मेरी किस्मत में क्या पत्थर लिखे हैं। जिस चीज में भी हाथ डालो वही बिगड़ जाती है। मैं तो परेशान हो गई हूँ इस जिंदगी से। बेटी, चिंता मत कर, भगवान तेरी परीक्षा ले रहा है। वो बहुत जल्दी तेरी समस्या का समाधान करेगा। दादी, एक तू ही तो है जो मुझे मेरी जिंदगी का कसूरवार नहीं समझती। सारे गांव वाले मुझे ही कोसते रहते हैं। बेचारी मीरा अपनी दादी को अपने मन की बात बताकर सो जाती है और दादी को भी बुढ़ापे के कारण जल्दी ही नींद आ जाती है। अगले दिन मीरा जब सुबह उठती है, दादी दादी उठो ना, कब तक सोओगी? मीरा दादी के नाक पर हाथ लगाकर देखती है। दादी अब जा चुकी थी। मीरा अपनी जिंदगी का आखिरी सहारा भी खो चुकी थी। मीरा दादी की चिता के पास एक कोने में बैठकर बहुत दुखी हो रही थी। ये तो लड़की ही मनहूस है। मैंने कहता था कि बचपन में ये अपने माँ बाप को खा गई और जैसे ही जवानी की दहलीज पर कदम रखी अपनी दादी को खा गई। आपकी बात वास्तव में सच होती है। ये लड़की तो श्रापित है। गांव वाले मीरा की बुराइयां करने में इतने ज्यादा खो गए कि उन्हें ये समझ में नहीं आया कि मीरा की दादी की मृत्यु बुढ़ापे के कारण हुई है। मीरा उसके घर में अकेली रह गई थी। उसकी बातें सुनने वाला आखिरी शख्स उसे भी वो खो चुकी थी। मीरा बस मानो अपने दिन काटने लगी थी। एक दिन की बात है, भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। एक ब्राह्मण मीरा के घर के बाहर भिक्षा के लिए पुकारता है। तभी मीरा दौड़ी दौड़ी वहां पर आती है। बेटी, मैं बहुत दूर से आया हूँ। बड़ी तेज भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? पंडित जी, मैंने आज सुबह खाने के लिए कुछ नहीं बनाया है, परंतु कल शाम की रोटी बची हुई है। आप बोलो तो मैं आपके लिए वो ला सकती हूँ। मीरा रसोई से बासी रोटियां और उसकी दादी द्वारा अचार ले आती है। ब्राह्मण खाना ग्रहण करता है और थोड़ी ही देर में पुराना बासी खाना खत्म कर देता है। वाह बेटी वाह, तुमने तो इस भूखे ब्राह्मण को तृप्त कर दिया। भगवान तुम्हारा भला करे। पंडित जी, भगवान का नाम मत लीजिए। उसने तो मुझे संसार में किसी भी लायक नहीं छोड़ा। जिस भी चीज पर मैंने हाथ रखा भगवान ने वही चीज मुझसे छीन ली। मीरा पंडित जी को जन्म से लेकर आज तक उसके साथ हुई सभी दुर्घटनाओं के बारे में बताती है और गांव वाले जो उसे ताने देते हैं उसके बारे में भी बताती है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, ये सब तो विधि का विधान है। तो मुझे तुम्हारा हाथ दिखाओ। मीरा ब्राह्मण को अपना हाथ दिखाती है। ब्राह्मण उसका हाथ बड़ी गौर से देखता है। बेटी, तुम्हारे जीवन में तो राजयोग है और बाद में तो प्रसिद्धि की रेखा भी है। बहुत ही जल्द तुम्हें तुम्हारे जीवन में कामयाबी मिलेगी। गुरुजी, कामयाबी तो तब मिले ना जब कोई काम धंधा मिले। नौकरी तो समाज में बस नाम की रह गई है। बेटी, तुम्हारा भाग्य नौकरी में नहीं व्यापार में है। मैंने तुम्हारी दादी के हाथ का अचार खाया, वह बहुत ही स्वादिष्ट था।
उसको बनाकर ही गांव-गांव में जाकर बेचो। ब्राह्मण मीरा को ये सारी राय देकर आगे बढ़ जाते हैं। मीरा ब्राह्मण की बात को समझ जाती है। अगले दिन की बात है। मीरा सुबह जल्दी उठती है और सब्जी लेने मंडी चली जाती है और वहां से बहुत सारी कैरी खरीद कर लाती है। मीरा को दादी ने अचार बनाना सिखाया था, तो मीरा उसी तरीके से अचार बनाना शुरू कर देती है और थोड़े ही समय में मीरा का बनाया हुआ अचार तैयार हो जाता है। मीरा अचार को छोटे छोटे डब्बों में डाल देती है और उन्हें बेचने के लिए गांव की ओर निकल पड़ती है। अचार ले लो, अचार स्वादिष्ट अचार। अचार ले लो, अचार स्वादिष्ट अचार। अचार केरी का, अचार ऐसा कि एक बार जो खाए बार बार आए। मीरा की आवाज सुनकर मोहल्ले की 2 महिलाएं वहां पर आती हैं। क्यों बेटी, अचार कैसे दिया? एक डिब्बा 30 रुपए का है। कितने दूं भाभी जी? 50 के 2 दे दो बेटी, अगर देना हो तो। फिर मीरा 50 रुपए के 2 डब्बे उस महिला को देती है और इसी तरीके से वो शाम तक अचार के सभी डब्बों को बेचने में कामयाब रहती है। दादी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इस अचार ने तो मुझे रोजगार दे दिया। मीरा रोज सुबह उठती और अपने अचार के डब्बे बेचने के लिए निकल पड़ती। कुछ ही दिन में मीरा का बनाया अचार बहुत मशहूर हो गया। फिर मीरा ने घर पर ही अचार बनाने के लिए और भी औरतों को काम पर रख लिया। मीरा अब बाजार बेचने नहीं जाती थी। बेचने के लिए भी अब उसने कई आदमियों को रख लिया था, जो आसपास के गांव में जाकर मीरा का अचार बेचते थे। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन एक बड़ी सी कार मीरा के घर के बाहर आकर रुकती है। उसमें से एक आदमी ड्राइवर के साथ बाहर निकलता है। मीरा गाड़ी को देखकर बाहर आती है। क्या हुआ श्रीमान, यहाँ कैसे आना हुआ? मैंने आपके अचार के बारे में खूब सुना है। मैं लिज्जत पापड़ कंपनी के यहाँ से आया हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं इस कंपनी के बारे में जानती हूँ। इसका बहुत नाम है। भारत में पापड़ का व्यापार करती है और बहुत फेमस कंपनी है। हमारी कंपनी के मालिक ने एक दिन आपका अचार चख लिया, उनको बहुत पसंद आया और वो चाहते हैं कि हम एक दिन इसका भी बहुत बड़ा ब्रांड बनाएं। इसलिए उन्होंने हमें आपके पास भेज दिया। तो क्या आप हमारी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करना चाहेंगी? ये सब सुनकर मीरा बहुत खुश हो जाती है और उसे पंडित जी की बात याद आ जाती है। मीरा अब समझ चुकी थी कि वो कामयाब हो गई है और इस तरह मीरा ने सबको ये सिखाया कि असली किस्मत तो हमारे हाथ में है, बस उसे सही दिशा में लगाने की जरूरत है।